हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं हूं श्रेया राज। तो आज हम देखने वाले हैं मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ा था, जिसमें कि पूरी थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुकी थी और अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो लगभग 50 ऑब्जेक्टिव इसमें होंगे और एक तरह से आप इसमें अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं। आप अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक थ्योरी तो जाकर ज़रूर पढ़िएगा मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर कीजिएगा अगर पता होगा तो इस बार टारगेट क्या रखना है, तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव एकदम सही करके आना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य, तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो बताइएगा आप लोग भी इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अजातशत्रु। मैं इसकी कहानी आपको बता चुकी हूँ कि पहली बार इन्होंने ही फूट डालकर राज करने का काम किया, बज्जी संघ को तोड़ा था इन्होंने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। जो जीवक वैद्य था ये किस वंश के काल में था, तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन सी है हर्यक वंश और ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश। जो हर्यक वंश था उसमें जीवक जो प्रमुख वैद्य था बिंबिसार के दरबार में। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो वो जो सुदर्शन झील था जिसका कि उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, तो ये जब पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो स्वयं के खर्चे से ही एक राजा ने इस झील का निर्माण कराया, मरम्मत कराया। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है रुद्रदमन और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। रुद्रदमन ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। तो पाटलिपुत्र नगर जो पटना के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो स्थापना किया था ये उदयन या उदयभद्र ऋषि का नाम है, इसी के द्वारा किया गया था। और किस नदी पे किया गया, तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी पुनपुन और ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर, यानी कि इन तीनों के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गंगा, सोन व पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो हून थे, हून से के आक्रमण से ही बचने के लिए चीन ने विशाल दीवार का निर्माण किया, तो उन हूनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को इनको परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप के समुद्रगुप्त से किसे जाना गया, तो ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो आपको पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। इसका कहने का मतलब था, आप स्टोरी में पढ़ेंगे कि नेपोलियन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कब था, तो वो समुद्रगुप्त से बाद में था, इसीलिए कहा गया कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त और ऑप्शन डी है इन सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका मिला, हमें किस राजवंश का प्रथम भूमि अनुदान से संबंधित अभिलेख मिला है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी सातवाहन काल, ऑप्शन सी शुंग काल और ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन काल। ये मैं आपको थ्योरी में अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन काल। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आप लोग एक काम कीजिएगा, अपनी कॉपी में 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जितने नंबर सही किए उसमें सही का टिक लगाइएगा, जितने गलत उसमें गलत का। तो इस तरह से एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद आपके माइंड में कितना रहा, आपने कितना सही आंसर किया। तो ये एक तरह से इंटरेस्टिंग भी रहेगा। चलिए फिर, और कमेंट करके फिर ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपके कितने नंबर आए इसमें 50 में। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है। तो सती प्रथा का जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है 510 ईस्वी में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है एरन सागर से, ऑप्शन बी गुर्जरा दतिया से, ऑप्शन सी मस्की से और ऑप्शन डी है जूनागढ़ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एरन सागर से मिलता है इसका साक्ष्य, सती प्रथा का उल्लेख। ये सब क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है। ये देखिए बिहार बोर्ड में 2011 में पूछा गया और भी टाइम में पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो ऑप्शन ए है प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी है 5वें शिलालेख, ऑप्शन सी है 10वें शिलालेख और ऑप्शन डी है 13वें शिलालेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 13वें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। यानी कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्हें कि और कुछ नहीं मिला बल्कि इन्होंने अभिलेख के आधार पर ही अशोक के शिलालेख, ये जो इतिहास था उसे लिखने का काम किया। तो ऑप्शन नंबर ए है विसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी काशी प्रसाद जायसवाल और ऑप्शन डी है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। जेम्स प्रिंसेप ने तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का काम किया था 1837 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है मौर्य कला का। तो ऑप्शन ए है चैत्य, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है गुहा वास्तुकला और ऑप्शन डी है स्तंभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्तूप। आपको पता है कि 84,000 स्तूप के निर्माण की बातें कही गई थी अशोक के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की। तो ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल्बरूनी और ऑप्शन डी इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडिका की रचना की गई मेगास्थनीज के बारे। मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बता रही क्योंकि मैं थ्योरी में सब कुछ पढ़ा चुकी थी, तो इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव ही देखना। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई, क्योंकि आपको पता है कि मेगास्थनीज जो था राजदूत था, यूनानी शासक के द्वारा भेजा गया था किसके दरबार में? तो मौर्य वंश के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसीलिए इसने इंडिका की रचना की जिसमें कि मौर्य वंश के जो शासन व्यवस्था थे उसका वर्णन किया गया। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो क्या होगा? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है हरिसेन और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। जबकि अगर पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है, किस वंश से है, तो समुद्रगुप्त से इसका संबंध है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी वो किसने की थी? तो हरिसेन ने। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन है। देखिए 2010 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, इन सब में पूछा गया। तो ये सब आपके लिए एकदम VVI कह लीजिए कि अगर आप कर लेते हैं तो आपको 50 में 50 आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो बताइए आप। तो ऑप्शन ए है ह्वेनसांग, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है इत्सिंग और ऑप्शन डी है वांग ह्वेनत्से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा फाहियान। फाहियान आया था गुप्तों के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे आप कहते हैं उनके काल में आया था भारत। फिर देखिए भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मुगल काल और ऑप्शन डी है अंग्रेजों का काल। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी आएगा लिखने के लिए कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो ये तो आपको पता ही है, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी सेम वंश और ऑप्शन डी है पाल वंश। तो अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था महाप्रतापी शासक अशोक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो कौटिल्य की कृति कौन सी है? कृति का मतलब कि कौटिल्य की रचना कौन सी है, पुस्तक कौन सी है? मेघदूत,
ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मालविका अग्निमित्र और ऑप्शन डी है ऋतु संहार। तो इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहार, ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया, तो कालिदास के द्वारा। इसीलिए मैं आपको सारे बुक लगभग मैं आपको 30 बुक करवा चुकी हूँ और उन सब के लेखक, तो इसीलिए आप जरूर याद कर लें क्योंकि ये सब आपके लिए भी आई है। तो कौटिल्य की कृति इसमें कौन सी बची, तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं नेक्स्ट, कि मेगास्थनी जो था वो भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनी जो भारत आया तो वो किसके दरबार में आया, तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेगास्थनी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था कौन, मेगास्थनी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किससे मिलती है। तो अभी मैं आपको बताई थी कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो थी वो किसने किया, तो वो हरिसेन के द्वारा किया गया प्रयाग प्रशस्ति की रचना। और इसका संबंध किस शासक से है, तो समुद्रगुप्त से। तो देख लेते हैं अब ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए है मथुरा अभिलेख, ऑप्शन बी है प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी है वंशखेरा अभिलेख और ऑप्शन डी है ऐहोल अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरत्न जो है इधर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी ये उदयन के द्वारा की गई थी, ये तो आपको पता है, अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। यहाँ देखिए जब मुगल काल की बात की जाए तो नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे, और जब इस काल की बात की जाए, चूँकि ये आपका क्वेश्चन है, तो अकबर नवरत्न जो थे वो किस शासक के दरबार में रहा करते थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो मैं आपको पढ़ाई थी कि चंद्रगुप्त जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास, परामिहिर, बैताल दत्त ये सब कुछ प्रमुख नवरत्न में हुआ करते थे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो ये आप ही बताइएगा कौन है, तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं। ये सब कुछ एकदम फेमस है, पूरा आपको याद रखना एकदम कंठस्थ जरूरी है। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है। तो अभी मैं बता चुकी हूँ प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त से। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में जो अभिलेख थे उसकी शुरुआत किस शासक ने की थी। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो आपको पता है कि अशोक जो थे उसने धम्म की नीति अपनाई और उसके अभिलेख जो 13वें अभिलेख है उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो कलिंग युद्ध की। तो इस तरह से अशोक जो थे उन्होंने प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर इसका अशोक हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो उपनाम है ये। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है बिंदुसार। हम अपने थ्योरी के क्लास में इसके बारे में चर्चा भी किया था कि अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। प्रियदर्शी का मतलब जो देखने में अच्छा हो, तो अशोक को क्या कहा जाता था, प्रियदर्शी कहा जाता था। अब देखिए इसमें आपको तर्क देने की है, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो देख लेते हैं क्या है इससे। तो कथन ये है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत था। सही बात, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो मौर्यकाल के इतिहास को बताता है। फिर देखिए आर है कथन कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये भी बात एकदम सही है। तो देख लेते हैं अब ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है और ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ आपने देखा कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए 28 की तरफ चलते हैं, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो 28 है कि मेगास्थनी जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। ना बाबा ना, मेगास्थनी बिंदुसार के दरबार में नहीं आया था। उसके बाद फिर देखिए क्या है, तो मेगास्थनी ग्रीक था यानी यूनानी। आपको पता है कि यूनानी शासक के द्वारा ही इसे भारत भेजा गया था।
यूनानी शासक के द्वारा। तो ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये क्या था? ग्रीक था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए जो है ऑप्शन ये गलत हो रहा है। तो यहाँ से कट गया कौन? तो यहाँ से ये भी कट गया, ए आर दोनों सही है, तो ये कट गया, ए यहाँ से कट गया, ये तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट हो गया। फिर देखिए ए सत्य है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसमें दो जो हैं ये हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कौन? तो ए असत्य है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मैं आपको बताई थी कि मौर्य काल में टकसाल के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं, और जो रुपये का जांच करता था उन्हें रूपदर्शक कहा गया, मुद्रा की जांच करने वाला, ये मुद्रा का ध्यान रखने वाला। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी है पन्याध्यक्ष, और ऑप्शन डी है लक्षणाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। फिर देखिए पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी यानी कि किस काल की जानकारी मिलती है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देख लेते हैं हम ऑप्शन की तरफ पहले। तो पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है कुषाण काल, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। फिर देखिए 31 है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो आप तो पता है आपको कि धम्म का जब भी संबंध पूछा जाएगा तो आप बिना कुछ सोचे समझे अशोक के बारे में बताएंगे। तो देखिए ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, और ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन सी है कुषाण वंश, और ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका जो लिखा गया ये हम मौर्य काल से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट है एलोरा में कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, यानी किस राजवंश के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया? तो ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है चालुक्य, और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण कराया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी है गांधार। तो हम अपने चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि ये जो था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मैं आपको महाजनपद भी कराऊंगी गौतम बुद्ध के चैप्टर में, आपको उन सब की राजधानी याद करनी होगी, 16 महाजनपद की भी। ऐसे भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ एक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध महाजनपद। फिर देखिए नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, और ऑप्शन डी है 19। ये तो आप बहुत ही आराम से बता सकते हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी थी? तो पुराणों की संख्या थी 18, वेदांग 6 थे, वेद 4 थे, उपनिषद 108 थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य चाणक्य, और ऑप्शन डी है वेद व्यास। तो अर्थशास्त्र के लेखक किन्हें माना जाता है? कौटिल्य कहें, चाणक्य कहें या विष्णुगुप्त कहें, सब एक ही है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य। फिर देखिए नेक्स्ट है कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बज्जी संघ जो था उन्हें सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए है गण संघ, ऑप्शन बी है गणतंत्र, ऑप्शन सी है राजतंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र, क्योंकि बज्जी जो था वो एक प्रकार का गणतंत्र था, और जिसे तोड़ने का काम किसने किया? तो अजातशत्रु के द्वारा तोड़ा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? तो देखिए खासकर आपको विशेष तौर पे लगेगा कि जन का मतलब जन, लोग, और पद का मतलब पैर। तो आप सोचेंगे कि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं यानी पैर रखते हैं, लेकिन इसमें एक आंसर और होगा कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं और साथ ही जहाँ लोग अपनी मवेशी को रखते हैं। तो ये दोनों होगा इसका, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और वो दोनों यानी कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं और जहाँ अपना मवेशी रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंच चिन्ह वाले जो सिक्के थे वो किसके बने थे? तो पंच चिन्ह वाले सिक्के ऑप्शन नंबर ए है सोने के, ऑप्शन बी है चांदी के, ऑप्शन सी है तांबे के, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंच मार्क वाले जो चिन्ह वाले सिक्के थे वो चांदी और तांबे इन दोनों के बने हुए होते थे।
फिर देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मैं आपको बता चुकी थी उदयन या उदयभद्र द्वारा। तो ऑप्शन ए है मुंडक द्वारा, ऑप्शन बी बिंबिसार द्वारा, ऑप्शन सी उदयभद्र द्वारा और ऑप्शन डी है अजातशत्रु द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उदयभद्र द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो हम तक्षशिला जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, ये विश्वविद्यालय कहाँ था, तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है बर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान भारत आया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो ये हम कर चुके हैं। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण ये कब हुआ था। तो मैं आपको बताई थी, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 48 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 88 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 98 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बताई थी कि कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था और 101 ईस्वी तक यानी कि इसने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 78, 78। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य जो था उसका प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था ये था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था। तो आपको पता है कि मेगास्थनीज जो था वो एक विदेशी यात्री था, यानी कि कह लीजिए जिसको कोई भेजा गया था, मेगास्थनीज को भेजा गया था भारत मौर्य वंश में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यात्री, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है राजदूत और ऑप्शन डी है गुलाम। तो आपको पता है कि जब किसी देश से किसी दूसरे देश में किसी को भेजा जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो राजदूत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजदूत। मेगास्थनीज कौन था, तो ये राजदूत था। तो इस तरह से आपके टोटल 46 क्वेश्चन थे जो मैं आपको करवा चुकी हूँ और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो गया और एक टेस्ट भी हो गया। आप अपने पढ़ाई के प्रति, अगर अपने एग्ज़ाम के प्रति 1% भी सीरियस हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए और कितने आंसर आपने सीखे हैं इससे। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, ये सब भी हम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।